Hello friends, welcome back. मैं हूं अनिल कुमार सिंह. Let's discuss today some important MCQs related to Alfred Lord Tennyson's Victorian poet. The first question on your screen is: Tennyson succeeded whom as the poet laureate of England? किसको इन्होंने सक्सीड किया, मतलब किसके बाद इनको ये पद दिया गया था? तो ये पद दिया गया था इनको विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद. विलियम वर्ड्सवर्थ इनसे पहले थे. और 1850 में अगर ये पूछा जाता है कौन सी ईयर में, तो दैट इज 1850. 1850 में इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ की जगह पर. हु डिस्क्राइब्ड टेनिसन एज द वॉइस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड? किसने कहा है कि ये आवाज थे उस विक्टोरियन जो एज है इंग्लिश लिटरेचर में उस समय? मैथ्यू अर्नॉल्ड, डब्ल्यू एच ऑर्डन, टी एस इलियट एंड अर्थर हेलम. तो ये कहा है डब्ल्यू एच ऑर्डन ने. डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कहा है कि he was the voice of Victorian England. Which poem of Tennyson mourns the death of his close friend Arthur Hallam? अर्थर हैलम की डेथ पर इन्होंने एक एलिजी लिखी हुई थी. अर्थर हैलम इनके दोस्त भी थे. दूसरे, इनकी बहन के साथ इनका एंगेजमेंट भी हो चुका था. मतलब मंगनी हो चुकी थी, बस शादी होनी बाकी थी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई क्योंकि इनकी डेथ हो जाती है. तो इनके लिए इन्होंने एक एलिजी लिखी है, दैट इज इन मेमोरियम. इन मेमोरियम. Nature, red in tooth and claw, is a famous line from which poem? The Lotus Eaters, in Memoriam, Locksley Hall. The Lotus Eaters दो बार रिपीट हो गया ऑप्शन, खैर कोई नहीं. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर इन मेमोरियम. इन मेमोरियम की ये फेमस लाइन है, नेचर रेड इन टूथ एंड क्लॉ. यहाँ पे जो नेचर का जो नेचर ही दिखाया गया है, एस्पेक्ट दिखाया गया है, दैट इज हॉस्टाइल, विरोधाभासी दिखाया गया है. Which Tennyson poem was subtitled a monodrama? Maud, The Princess, Ulysses and Tithonus. तो मॉड पोएम का ये सबटाइटल है अ मोनोड्रामा. मॉड पोएम इज सबटाइटल्ड. Tennyson's famous Arthurian cycle is called Morte d' Arthur, The Idylls of the King, The Passing of Arthur, The Lady of Shalott. तो द आइडियल्स ऑफ किंग जो है वो साइकिल है इस आर्थरियन लेजेंड्स का, जिसमें बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं इन्होंने. टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड. बहुत अच्छी लाइनें हैं. इसको आप चाहें तो अपनी लाइफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं. किस तरह से आपको एग्जाम दर एग्जाम आपको उसमें अपियर होना है, चाहे कुछ भी हो आप मेहनत करेंगे. टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कभी भी हार नहीं माननी है. इज द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ विच पोएम? टिथोनस, यूलिसिस, क्रॉसिंग द बार और इन मेमोरियम. तो ये यूलिसिस की क्लोजिंग लाइन है, जिसमें यूलिसिस नेवर एंडिंग क्वेस्ट की बात करता है कि उसकी कभी भी इच्छा खत्म नहीं होगी. एडवेंचरस के प्रति उसका जो प्यार है, इट विल नेवर बी एंडेड बाय एनी सर्कमस्टेंसेस. तो ये उस पोएम की लाइन है. Tennyson's In Memoriam is written in which stanza form? Spenserian stanza, heroic couplet, quatrain और blank verse. तो ये लिखी गई है क्वाट्रेन में. और इसका जो मीटर है वो टेट्रामीटर है. पेंटामीटर ना होकर के, पेंटामीटर हमने बहुत ज्यादा सुना है, ये टेट्रामीटर है. Which poem is considered Tennyson's allegory of faith, doubt, and progress of the soul? Allegory of faith, doubt, and progress of the soul. That is Ulysses, Memoriam, Princess, or Locksley Hall. So that is in memoriam. In memoriam. The line: It's better to have loved and lost than never to have loved at all. ये अच्छा है कि आप प्यार करें या आपसे कोई प्यार करे भूल जाए, इस सिचुएशन से कि आपको कोई प्यार ही ना करे. तो ये बहुत अच्छी लाइन है. कहाँ से? मॉड, इन मेमोरियम, द प्रिंसेस और द लोटस ईटर्स. तो ये भी इन मेमोरियम से ही है. एक्चुअली ये इतनी ज़्यादा फेमस एलिजी है, आपको पता होगा कि थर्सिस, लिसिडस, एडोनिस और ये इन मेमोरियम, ये चार एलिजी फेमस एलिजीज हैं. तो ये इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारी लाइंस इसमें ऐसी हैं जिनको कोट वर्दी कह सकते हैं. कोट वर्दी मीन्स जिनको आप एज ए कोट इस्तेमाल कर सकते हैं. कोट वर्दी या कोटेबल भी कह सकते हैं. Which poem of Tennyson is about Crimean War? The Charge of the Light Brigade,
लॉक्सली हॉल, टिथोनस एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, ये क्रीमियन वॉर के बारे में है ये पोएम। विच पोएम ऑफ टेनिसन इज सबटाइटल्ड अ मेडली। अभी हमने देखा था अ मोनोड्रामा, वो किस पोएम का सबटाइटल है? मॉड का। मेडली जो है ये किस पोएम का है? ये है द प्रिंसेस। द प्रिंसेस पोएम का सबटाइटल है अ मेडली। The poem The Lady of Shalott is based on which Arthurian tale? Elaine of Astolat, Guinevere, Morgan Le Fay और निम्यू। तो यह है इलेन ऑफ एस्टोलेट का, उस पर बेस्ड ये पोएम है द लेडी ऑफ शैलॉट, जो कि एक बैलेड है। विच क्रिटिक कॉल्ड टेनिसन द फर्स्ट ग्रेट पोएट टू शो विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज कुड बी मेड पोएटिकली ट्रुथफुल। किसने कहा? टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, एफ.आर. लेविस एंड डब्ल्यू.एच. ऑडेन। तो ये कहा है टी.एस. इलियट ने। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अब एलटी ग्रेड, जीआईसी और कुछ और भी पेपर होने वाले हैं, लगभग सभी डिस्क्रिप्टिव मोड में आने आते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव भी हमें समझना पड़ेगा। तो मान ली पूछ लिया कि व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो विक्टोरियन एज थी 1837 से लेकर के 1901 तक का जो टाइम माना जाता है विक्टोरियन एज का, 1901 वो जो भी है, तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम पर इंग्लैंड बहुत ज्यादा रैपिड प्रोग्रेस कर रहा था। किस किस फील्ड में कर रहा था? साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों में एक तरफ बहुत ज्यादा तरक्की हो रही थी। और जब तरक्की बहुत ज्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं? वो लेस स्पिरिचुअल हो जाते हैं। उनके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि लोगों का भरोसा साइंस पे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो प्रोग्रेस है और दूसरी तरफ जो स्पिरिचुअलिटी है या मोरालिटी है, ड्यूटी है, उन सब के बीच में जो बैलेंस बनाने का जो एटीट्यूड था कि सारी चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए, मिडवे, उसको कहा जाता है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। मतलब ये जो समर्थक थे इस विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के, दे डिड नॉट हेट साइंस और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और लिबरल रिफॉर्म्स और मटेरियल एडवांसमेंट, उनसे नफरत नहीं करते थे। बट दे विश्ड दैट in spite of maintaining all these things, human beings should also maintain religion, morality, social propriety and family values. तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए। दैट वाज विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, क्या एग्जाम्पल है? सिमिली, अपोस्ट्रॉफी, एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरॉन। तो क्योंकि यहाँ पर वो एड्रेस कर रहे हैं कि समुद्र को बोल रहे हैं, तो दैट इज अपोस्ट्रॉफी। जब भी हम किसी को डायरेक्ट एड्रेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है? अपोस्ट्रॉफी। टिथोनस इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी अबाउट ए मोर्टल ग्रांटेड इमोर्टलिटी विदाउट पावर, फेम, इटर्नल यूथ और वेल्थ। तो विदाउट इटर्नल यूथ की बात हो रही है, क्योंकि बूढ़े हो गए हैं, मर नहीं रहे हैं तो इमोर्टल। ही इज इमोर्टल, टिथोनस जो है इमोर्टल है, लेकिन बूढ़ा हो गया है तो अपनी वाइफ से बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है। अपनी वाइफ, क्या नाम होता है उसका? ऑरोरा। उससे बार बार रिक्वेस्ट करता रहता है कि अपनी जो इमोर्टलिटी है वो वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है और उसकी सारी शक्ति क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो क्या मतलब इस ऐसे अमर होने का? Which poem did Tennyson want always placed at the end of his collected works? Crossing the Bar, Ulysses, In Memoriam और Tithonus। तो टेनिसन चाहते थे कि जो भी उनके पोएट्री कलेक्शन है उनमें लास्ट में जो पोएम रखी जाए वो होनी चाहिए क्रॉसिंग द बार, क्योंकि यह एक सिंबॉलिकल पोएम है जिसमें वो कह सकते हैं कि एक यात्रा का डिस्क्रिप्शन करते हैं टुवर्ड्स द रियल्म ऑफ गॉड। Sunset and evening star and one clear call for me are opening lines of which poem? Break, 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 crossing the bar, in memoriam और लॉक्सले हॉल। तो क्रॉसिंग द बार की ये फर्स्ट ओपनिंग लाइन है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। क्लियर कॉल का मतलब क्या है? जैसे कि भगवान बुला रहा है, डेथ उनको बुला रही है कि आ जाओ, ये जो तुम्हें करना था तुम कर चुके हो अपनी लाइफ में। कम माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। आओ मेरे दोस्तों, नई दुनिया देखने के लिए हम चलते हैं, क्योंकि हमारा समय अभी भी है, लेट नहीं हुआ हमको। व्हाट डज द लाइन एक्सप्रेस? फैटलिज्म, ऑप्टिमिज्म, फेथ इन इमोर्टैलिटी एंड सटायर। तो ये है ऑप्टिमिज्म।
ऑप्टिमिज्म दिखाया गया जब यूलिसिस अपने दोस्तों को बुलाता है, अपने को मैरिनर्स को बुलाता है कि आओ चलते हैं। कहाँ? इन द सर्च ऑफ न्यू वर्ल्ड। द लोटस ईटर्स इज इंस्पायर्ड बाय विच क्लासिकल टेक्स्ट? द इलियड, द ओडिसी, द एनीड एंड मेटामॉर्फोसिस। तो ये है द ओडिसी से इंस्पायर, जिसमें यूलिसिस की यात्राएं हैं। Courage, he said, and pointed toward the land. Are opening lines of which of the following? Locksley Hall, the Lotus Eaters, Ulysses और Tithonus? तो ये हैं द लोटस ईटर्स की। जब वो कहते हैं साहस रखो, हम अपने घर पहुंचने वाले हैं, सामने देखो एक लहर है जो हमको हमारे घर तक ले जाएगी, ऐसा वो कहते हैं। हालांकि घर तक नहीं पहुंचते, पहुंचते कहाँ है वो एक ऐसे आइलैंड पर जहां सब कुछ भूल जाते हैं। What is the central theme of the Lotus Eaters? Patriotism, love of adventure, escape from responsibility और religious faith। तो escape from responsibility इसकी थीम है। जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं लोग, वहां लोटस खा खा के बेहोश होके उसी नशे में पड़े रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेक केयर ऑफ एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। Knowledge comes, but wisdom lingers is a famous line from which poem? Locksley Hall, The Princess, Maud और Ulysses। किस पोएम की ये फेमस लाइन है? तो ये है द प्रिंसेस से। द प्रिंसेस। Which Tennyson work carries the line, the old order changes, yielding place to new? Ideals of the King, Maud, Locksley Hall और In Memoriam। तो आइडियल्स ऑफ द किंग से है कि पुराना सिस्टम जो है बदल जाता है, नया सिस्टम उसकी जगह पर आ जाता है। Who said about Tennyson? He is the most instinctively, the most naturally poet of our age. Matthew Arnold, John Ruskin and Coventry Patmore, F.R. Lewis। तो ये कहा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। Tennyson was made a peer in 1884 with which title? Baron टेनिसन ऑफ एल्डवर्थ एंड फ्रेश वाटर, ये दो जगह थी। ये यहाँ का टाइटल दिया जाता है। एक्चुअली इंग्लैंड में एक प्रथा थी नोबिलिटी, मतलब जो लोग नोबल बन जाएंगे उनका एक अलग क्लास बन जाता था। उस नोबिलिटी की प्रथा में ये टाइटल दिया जाता, पॉलिटिकल टाइटल था जो टेरिtoriयल था, मतलब कह सकते हैं कि एरिया वाला था, किसी एरिया विशेष का बना दिया जाता था। इसके 5 टाइटल हुआ करते थे। तो बैरन सबसे छोटा टाइटल था, शुरुआत यहाँ से होती थी। इसके बाद जो अगला हुआ करता था उसका नाम था विस्काउंट। फिर था तीसरा फर्स्ट, मतलब कह सकते हैं जहां से शुरुआत होके आती थी वो है ड्यूक, फिर मार्कीज, फिर अर्ल, फिर विस्काउंट और पांचवा बैरन। पांचवा सबसे कम पे आता था, शुरुआत होती थी ड्यूक से। विच वर्क ऑफ टेनिसन वॉज कंसिडर्ड कंट्रोवर्शियल फॉर इट्स ट्रीटमेंट ऑफ विमेन? जिसमें इन्होंने विमेन एजुकेशन का थोड़ा सा विरोध किया है टाइप, दैट इज प्रिंसेस। इन्होंने बोला है महिलाओं का काम सुई धागे या चौका बर्तन तक सीमित है, ऐसा इन्होंने 1-2 लाइन में बोला है, तो इस वजह से इसकी आलोचना की गई थी। Who satirized Tennyson as Alfred Domet in The Ring and the Book? तो आपको पता है द रिंग एंड द बुक जो बुक है वो किसकी कलेक्शन है? पोएट्री कलेक्शन है किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अल्फ्रेड टेनिसन का थोड़ा मजाक बनाया है अपनी इस बुक में, ये नाम दिया उनको अल्फ्रेड डोमेट। टेनिसन्स फर्स्ट पब्लिश कलेक्शन पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। नाम इसका जरूर है पोएम्स बाय टू ब्रदर्स, लेकिन ये लिखी गई है थ्री ब्रदर्स के द्वारा, जो कि मैंने इनकी बायोग्राफी में आपको बताया हुआ है। थ्री ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। एक तो यही खुद थे टेनिसन, बाकी इनके जो भाई थे वो थे चार्ल्स और फ्रेडरिक। ए ऑप्शन ठीक है, चार्ल्स फ्रेडरिक और टेनिसन के द्वारा लिखी गई। पता नहीं टाइटल क्यों दे दिया उन्होंने टू ब्रदर्स का, थ्री का देना चाहिए था जब 3 लोग लिख रहे हैं तो। In which poem does Tennyson depict a dialogue between life and death? The Two Voices, The Vision of Sin, Locksley Hall और Onion? तो ये है द टू वॉइसेस। इसको मैंने थोड़ा अलग से पढ़ा है, ओनन भी हो सकता है ये, ओनियन की जगह ओनन भी हो सकता है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन चलिए कोई नहीं, जैसा भी है हम यही मानेंगे कि वो ओनन है या ओनियन जो भी है।
Tennyson's poetry is often described as embodying the रोमांटिक स्पिरिट, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, ऑगस्टन सेटायर एंड मॉडर्निस्ट क्राइसिस। तो अभी मैंने आपको बताया था विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज के लिए इनकी पोएम जानी जाती हैं। टेनिसon's स्टाइल इज मोस्ट नोटेड फॉर व्हाट? मेटाफिजिकल कंसीट्स, एपिक ग्रैंडर एंड म्यूजिकलिटी, सैटिरिक विट और फ्री वर्स एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये कह सकते हैं कि एपिक ग्रैंडर और म्यूजिकलिटी के लिए इनकी पोएम्स जानी जाती हैं। Who called Tennyson a great poet though not a great thinker? पोएट बहुत महान थे लेकिन बहुत महान थिंकर नहीं थे। ऐसा किसको लगता है? तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड को लगता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने ऐसा इनके बारे में कहा है। पोएट तो बहुत अच्छे थे लेकिन हम उनको बहुत बड़ा थिंकर नहीं कह सकते, फिलोसफर टाइप नहीं थे, जैसे कि खुद थे मैथ्यू अर्नोल्ड। रिंग आउट वाइल्ड बेल्स टू द वाइल्ड स्काई किस पोएम में आती है? तो इन मेमोरियम। इन मेमोरियम से ये लाइंस ली गई हैं। द लेडी ऑफ शैलॉड इज रिटन इन व्हाट स्टेंजा फॉर्म? अब बैलेड है तो बैलेड स्टेंजा में ही लिखी जाएगी, तो इट हैज बीन रिटन इन बैलेड स्टेंजा फॉर्म, क्योंकि ये पोएम खुद अपने आप में एक बैलेड है। विच पोएट remarked that Tennyson had the finest ear perhaps of any English poet? किसने कहा है? It has been said by T.S. Eliot. फाइनेस्ट ईयर क्यों बोला है? क्योंकि उनकी पोएम में जो म्यूजिकलिटी रहती है उसकी वजह से बोला है। जब जिस इंसान ने म्यूजिक सुना है तो वही म्यूजिक को कंपोज कर सकता है। दैट्स वाई ही प्रेज्ड। एक्चुअली ये तारीफ है। बहुत कम तारीफ करते हैं टी.एस. इलियट, लेकिन इस बार तारीफ है यहाँ पर। He makes words break into music was said about Tennyson by whom? कोवेंट्री पैटमोर, जॉन रस्किन, एसी ब्रैडली और एफ.आर. लेविस। किसने कहा है कि उनके सारे शब्द म्यूजिक बन जाते हैं? तो ये कहा गया है कोवेंट्री पैटमोर के द्वारा। Tennyson's The Palace of Art allegorically presents materialism versus spirituality, patriotism, romantic nostalgia, the role of monarchy। तो materialism versus spirituality इसकी थीम है द पैलेस ऑफ आर्ट की। Who among these was not a contemporary of Tennyson? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उनके साथ वाला, समकक्ष, आसपास। रॉबर्ट ब्राउनिंग तो थे ही थे। एलिजाबेथ पैरेट ब्राउनिंग ये इनकी बीवी थी, तो ये भी थे। विलियम ब्लेक, मैथ्यू अर्नोल्ड भी थे। कौन नहीं था? विलियम ब्लेक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। हु सक्सीडेड टेनिसन एज पोएट लॉरिएट? अभी हमने पढ़ा था कि टेनिसन ने किसको सक्सीड किया, तो वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। अब टेनिसन के बाद कौन बना? रॉबर्ट ब्रिजेस, जॉन मैसफील्ड, एंड्रयू मोशन और अल्फ्रेड ऑस्टिन। तो अल्फ्रेड ऑस्टिन को पोएट लॉरिएट बनाया जाता है टेनिसन के बाद। जस्ट टेनिसन के पद को इनको दे दिया जाता है। The famous line, for men may come and men may go, but I go on forever, I go on forever, is from which poem? The Brook, In Memoriam, Locksley Hall and Maud। तो द ब्रूक से। ब्रूक का मतलब क्या होता है? वैसे झरना, नदी, स्ट्रीम, कुछ भी आप कह सकते हैं, रिवर। तो ये चीजें तो ऐसी हैं ही कुदरती, जो हमेशा बनी रहेंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। Which critic accused Tennyson of being the poet of half sides? एफ.आर. लेविस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अर्थर सिमंस और टी.एस. इलियट। तो ये कहा गया है अर्थर सिमंस के द्वारा। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के उनको पोएट ऑफ हाफ साइड्स बोला है, कि आधी फिलोसफी दिखाते हैं, आधी रह जाती है। Who called Tennyson Wordsworth's heir but lacking his originality? हेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर? उत्तराधिकारी, सक्सेसर भी कह सकते हो आप इंग्लिश में, अगर इसका सिनोनिम देखना है तो सक्सेसर। कौन है? इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, एफ.आर. लेविस, जॉन रस्किन। किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने। तारीफ भी कर रहे हैं लेकिन बुराई ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। टी.एस. इलियट इज सच काइंड ऑफ पर्सन। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल इज फ्रॉम विच पोएम? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्रॉसिंग द बार, द ब्रूक एंड यूलिसिस। कहाँ से है? तो है ब्रेक 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 से। ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। द सेक्शन रिंग आउट the old and ring in the new from in memoriam has become a prayer, Christmas carol, New Year hymn, war song।
तो ये हो गया है न्यू ईयर हिम। जैसे नया साल आएगा तो इसका मतलब क्या है, रिंग आउट द ओल्ड, पुरानी चीजें छोड़ दो, एंड रिंग इन द न्यू, और नई शुरुआत करो। तो ये हो गया न्यू ईयर हिम। देयर लिप्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी, देन इन हाफ द क्रीड्स, कम्स फ्रॉम विच पोएम। मतलब आपको अगर किसी पे डाउट है तो वो पक्का होना चाहिए, ना कि अधूरी बातों से। अधूरी बातों से कम ऑनेस्ट डाउट भी अच्छा है। किस पोएम से? इन मेमोरियम, यूलिसिस, मॉड एंड द प्रिंसेस। तो ये लिया गया है इन मेमोरियम से। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस। देखिए वैसे तो हम इसको कह सकते हैं कि कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन का मतलब यहाँ पे तोप हैं, तो हाइपरबली भी हो सकता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करा जा रहा है चीज़ों को, तो हाइपर बली भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन हमारे पास हैं उनमें क्या है, पैरेललिज्म। तो पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग। जैसे कैनन राइट भी है, कैनन लेफ्ट भी है, एक तरह से वर्ड्स का बैलेंस है, और सिचुएशन जो सीनरी है उसका बैलेंसिंग बनाई जा रही है, दैट इज पैरेललिज्म। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। विच पोएम पोर्ट्रेज, और हाँ थोड़ा और बात कर लें इस पे। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में मिल जाए हाइपरबोली, तब आपको हाइपरबोली ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के डिस्क्रिप्शन किया गया है। विच पोएम पोर्ट्रेज अ वुमेन वीविंग अ वेव अंडर अ कर्स। एक महिला जिसको श्राप लगा हुआ है और वो एक वेव बिनती रहती है मिस्टिकल, किस पोएम में है? द लेडी ऑफ शैलॉट में। द लेडी ऑफ शैलॉट। विच critic said Tennyson was not only the poet of his age but the poet of all ages। बहुत तारीफ कर दी है, किसने की है? ग्लैडस्टोन, रस्किन, ब्राउनिंग और नॉट। तो ये तारीफ की है ग्लैडस्टोन ने। Who called Tennyson a poet of moods, not of systems? Matthew Arnold, T.S. Eliot, A.C. Bradley and F.R. Lewis। तो ये कहा है A.C. Bradley ने, poet of moods। Friends, these were 50 questions related to Tennyson. I hope the video is going to help you in a way. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Thanks for watching.